हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीख रहे हैं 60 मिनट 60 ट्रिक्स। तो आज की सबसे पहली ट्रिक्स जो आपके सवाल के साथ में है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि 2 की घात 365 लगा हुआ है, इसमें कितने अंक होंगे। माने एक संख्या है आधार में जो 2 लिखी हुई है आज और घात लिखी हुई है 365 और आपने किसी से पूछ लिया या किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने अंक होंगे, आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए, जो घात लगी है उसको आपको आगे लिख लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपकी घात लिखी हुई है, आपने उसे क्या किया, वो आपने उसे आगे लिख लिया और जो आधार था उसने आपको उसने लॉग के पीछे लिख दिया। मतलब 2 की घात 365 को आपने लिख दिया। 365 घात को कहाँ लिखा, आगे 365, इसको क्या बनाया, इसको लॉग के साथ लिखा। तो 365 गुणा लॉग की घात 2। अब 365 गुणा log 2 और log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। तो आपने क्या किया, अच्छा log 2 का मान आपको याद रखना है। log 2 का मान सरल सा मान है, आपको याद रखना है 0.3010। 365 को आपने 0.3010 से गुणा किया तो कितना आया, 109.865। आपको ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 109 से ऊपर उत्तर आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, पूर्णांक लीजिए ऊपर वाला। तो 109 के ऊपर वाला पूर्णांक क्या होगा, 109 में आपने 1 जोड़ा 110। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 110 होगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। वापस सुन लीजिएगा, जो घात थी उसको आपने आगे गुणा के रूप में लिख दिया और जो आधार था उसको आपने लॉग के साथ रख दिया। 365 गुणा, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, ध्यान से सुन लेना, जरूरी नहीं कि संख्या यही होगी, संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे अगले सवाल में लिखा हुआ है, आपका सवाल मतलब ये आपको खुद हल करना है, जो मैंने सिखाया उसके आधार पे। इसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि 303 की घात 40 में कितने अंक होंगे। माने 2 को जब आप 365 बार लिखोगे तो उसमें कितने अंक होंगे, ये आपको बताना था। आपने कहा सर इस 365 को आगे लिख दीजिए, ओके। फिर आपने कहा log में 2 को लिख दीजिए, log 2 का आपने मान रखा तो 109 पॉइंट समथिंग आया। उसके ऊपर का पूर्ण अंक कौन सा होगा, 110 होगा। तो आपके सवाल का जवाब होगा 110 अंक होंगे। बात की जाए दूसरे सवाल की, ये सवाल बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे लिखा है 73 की घात 74 और 74 की घात 73। जब आपको 2 क्रमागत संख्याएं देवे और उनकी घात ऐसे उलट पुलट कर देवे, उलट पुलट कैसे समझे आप भाई, पहले तो आपको दिया 73, फिर आपको दिया 74 और 73 की घात क्या लगा दी इन्होंने, 74 लगा दी और 74 की घात क्या लगा दी, 73। जब भी आप ऐसी कंडीशन देखो तो हमेशा याद रखना, जो संख्या आधार में छोटी दिख रही है वही उत्तर होगी। ये आज की हमारी दूसरी ट्रिक थी। इस सवाल को देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, 100 की घात 101 गुणा 100 की घात 101 और 101 की घात 100। ये आपका सवाल है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। स्टार्ट में 1-2 सवाल समझा देता हूँ, बाकी जो आपका सवाल है वो आपको खुद को हल करना है कि आप ये ट्रिक सीखे कि नहीं सीखे। देखो, 100 की घात लिखा हुआ है 101 और 101 की घात लिखा हुआ है 100। 2 क्रमागत संख्या है ना, हाँ है, पर घात उलट पुलट कर दी, इसकी घात 100 लगा दी, इसकी घात 101 लगा दी। तो जो छोटी वाली संख्या होगी वो क्या होगी, आपका उत्तर होगा। छोटी वाली मतलब बड़ी संख्या ये है, जो छोटी दिख रही है वो संख्या बड़ी है, आधार में जो संख्या छोटी लिखी हुई है वो आपका उत्तर है। आई होप बात समझ में आई होगी। तीसरी ट्रिक की बात की जाए, बार आगे लगा हुआ है, पॉइंट के पीछे बार आपने लगाना सीखा भी होगा और मैं भी आज की एक किसी ट्रिक में आपको सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ बार आगे लगा हुआ है, आगे बार लिखा हुआ है 1.5 लिखा हुआ है, लेकिन आगे वाला जो 1 है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले तो आपको क्या करना है, जो आगे वाला 1 है जिसके ऊपर अगर बार लगा हुआ हो तो आपको क्या करना है, इसको माइनस में लिख देना है, पीछे वाली राशि को प्लस में लिख देना है। तो आपने क्या किया, 1 को लिख दिया आपने माइनस में और पीछे वाली राशि को लिख दिया आपने प्लस में 0.5। तो आंसर क्या आ गया, 0.5 आ गया। आपका सवाल आ चुका है, इसको हल करना है आपको और उत्तर आपके सामने मौजूद भी है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी एक स्पेशल सवाल है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ऐसा सवाल अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो ज़्यादा अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी ट्रिक याद रखिएगा, 102 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ऊपर क्या लिखा हुआ है, 102 फैक्टोरियल। 102 फैक्टोरियल का मतलब समझते होंगे आप कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे 102 तक गुणा में लिखा हुआ है और बट्टा में लिखा हुआ है 103। और आपसे पूछा शेषफल क्या होगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि हर एक अभाज्य संख्या हो, क्या कहा मैंने, ये क्या कंडीशन है, इस ट्रिक के लगने की कंडीशन समझिए आप कि ये ट्रिक कब लगती है। देखिए, नंबर सिस्टम की 60 मिनट 60 ट्रिक सीख रहे हो आप। अगर हर एक अभाज्य संख्या हो, हाँ सर यहाँ पर हर एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और अंश से एक ज्यादा हो, मतलब अंश से एक ज्यादा मतलब दिखने में अंश 102 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, लेकिन जो हर है वो अंश से एक ज्यादा दिख रहा है। हर क्या दिख रहा है, हर दिख रहा है अंश से एक ज्यादा, और हर है एक अभाज्य संख्या।
हर क्या है, एक अभाज्य संख्या। इस कंडीशन में क्या होगा, ये 102 जो आपको ऊपर दिख रहा है वही उत्तर होगा। यदि हर अभाज्य संख्या हो और अंश से एक ज्यादा हो, मतलब दिखने में अंश से एक ज्यादा हो, देखो ये 102 है, 103 है, तो जो अंश होगा, अंश मतलब 102 फैक्टोरियल नहीं, अंश में लिखी हुई संख्या, अंश होगा से मतलब समझे, ये भाषा तो मैंने लिखी है ना, अंश से मतलब 102 फैक्टोरियल नहीं, अंश में लिखी हुई संख्या क्या है 102, वो क्या होगी, वो आपकी शेषफल होगी। बात की जाए अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है 1 से 999 तक 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। बड़ा सरल सा जवाब, बड़ा सरल सा सवाल है ये कि भाई आप 1 से लेके 999 तक की जब गिनती लिखते हो तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी आती है। पहले सवाल समझे कि नहीं। 3 अंकों की पहली संख्या क्या है, 3 अंकों की पहली संख्या 100 है। 3 अंकों की पहली संख्या क्या है 100 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999 है। तो 100 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या कीजिए, एक बेसिक तरीका भी है, आप 999 में से 100 को छोड़ के 100 से पीछे वाला अंक कौन सा है 99 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, आपको संख्याएं पता चल जाएगी कितनी होगी 900। लेकिन एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, जब बड़ी संख्याएं होती है वहां पर आप काम में लिख सकते हो। आप हमेशा इसे ऐसे लिख सकते हो 9 × 10 की घात n-1। n क्या है, कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। बात समझे, 9 × 10 की घात n-1। n क्या है, कितने अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्या है। तो n की जगह आप क्या लिखोगे, n की जगह आप 3 लिखोगे। तो यहाँ पे लिखा है 9 × 10 की घात 3। ये क्या हुआ, सॉरी 3 - 1 n-1। ट्रिक क्या है, 9 × 10 की घात n-1। n अगर 2 है तो 2 अंकों की संख्या पता चल जाएगी, n यदि 3 है तो 3 अंकों की संख्या पता चल जाएगी, n यदि 4 है तो 4 अंकों की संख्याएं पता चल जाएगी। तो आपको पता चला कि भाई 1 से लेके 999 तक 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ये कोई लिमिट नहीं है, ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि दुनिया में 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। यूँ नहीं आपके तो सर 1 से लेके इसमें 255 तक पता चल सकता है क्या, नहीं। अगर कोई पूछे 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 9 × 10 की घात n-1। n कितना है, 3 अंकों की संख्या जानना है तो n 3 होगा। 4 अंकों की संख्या जानना है दुनिया में कितनी है, तो n की जगह 4 होगा। आज n की जगह 3 है, 3 में से 1 गया तो आया 2। 9 × 10 की घात 2 मतलब 900। 900 संख्याएं होती है 3 अंकों की। अगली ट्रिक की बात करी जाए, क्या है अगली ट्रिक, अगली ट्रिक है 8 × 232, मतलब 8 की घात 232 गुणा 25 की घात 348 में कितने अंक होंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, ये ट्रिक पहले आ गई, इससे पहले ये ट्रिक आनी चाहिए। 1 मिनट, एक ट्रिक मिस हो गई कोई, यहाँ पर एक ट्रिक मिस हो गई ऑपरेटर से। चलिए कोई बात नहीं। 8 की घात 232 गुणा 25 की घात 348 में कितने अंक है, ये आपको बताना है। बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 8 को आप कन्वर्ट कीजिए किस में, 2 में। 8 को किस में कन्वर्ट करोगे, 2 में। 8 को क्या लिख सकते हो, बात को सुनना ध्यान से, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3। 2 की घात 3 के ऊपर घात कितनी लगी हुई है 232, तो आप इसे क्या लिखोगे 2 की घात 996। फिर 25 को क्या लिख सकते हो 5 की घात 2, उस पे घात क्या लगी हुई है 348, तो आप उसे क्या लिख सकते हो 5 की घात 696। इन दोनों का गुणा करोगे, अब देखो घात समान हो गई, घात क्या हो गई समान हो गई, ये और ये घात समान है तो इनका आप गुणा कर सकते हो आपस में। जब घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, तो आप इसे लिख सकते हो 10 की घात 696। क्या लिख सकते हो 10 की घात 696। और 10 की घात जितना लिखा हुआ है उसमें आपको कोई भी संख्या है, अगर आप उसे 10 के फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं, अगर संख्या को 10 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं तो ये ट्रिक तभी लगेगी जब उनका गुणा बनकर 10 बने तब। कहने का मतलब है अगर लिखा हुआ ना 10 की घात 696 तो अंक कितने होंगे, अंक होंगे 697। ये कहानी है। अगली ट्रिक क्या लिखा हुआ है, 2099 गुणा 107 गुणा 98 गुणा 93901 × 203 में 3 के अंतिम 2 अंक बताइए। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको एक संख्या दी है, इकाई का अंक यदि ज्ञात करना होता तो आपको पता होगा कि अगर मेरे को इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहते तो सबसे पहले का इकाई का अंक 9 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 3 है, इनका मैं गुणा कर देता तो मुझे इकाई का अंक आसानी से मिल जाता। लेकिन आज मुझे कहा है कि पीछे वाली 2 संख्याएं बताइए। तो जब भी संख्याएं गुणा में लिखी हुई हो, क्या कहा, चाहे गुणा में नहीं भी लिखी हो तो भी आप बता सकते हो। जब भी संख्याएं, कुछ संख्याएं आपको दे रखी और पूछे कि इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो आप क्या कीजिए, इस पूरी संख्या में 100 का भाग दीजिए। आपने इस पूरी संख्या में 100 का भाग दिया और अब आप शेषफल निकाल रहे हो। अब देखो 2099 में आप 100 का भाग कैसे दोगे, यहाँ पर भी एक कहानी है, उसको ध्यान से समझिएगा। 2099 को
दो पीछे 2 जीरो बनाइए, पीछे 2 जीरो बनाने के लिए क्या होगा, इसमें 1 कम है तो शेषफल कितना होगा, -1 होगा। ये कहानी आपको आई होप पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ अभी, सुनिएगा बात को ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा होता, देखो भाई कहानी क्या है, यहाँ अगर लिखा हुआ है 14, ले लीजिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है 14 और बट्टा में लिखा हुआ है 5, अब आपसे कोई कहे इसका शेषफल कितना है, इसका शेषफल बताने के 2 तरीके हैं। एक तो इसका शेषफल प्लस का 4 होगा, ठीक है सर। एक आप इसका शेषफल माइनस का 1 भी बता सकते हो। सर -1 का क्या मतलब होता है, -1 शेषफल का मतलब होता है 5 के ऊपर -1 लिखा है तो 5 में से 1 घटाओ, शेषफल कितना होगा 4। तो इस शेषफल को बताने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, प्लस में शेषफल बता सकते हो, या आप माइनस में शेषफल बता सकते हो। मतलब मैंने 14 में जब 5 का भाग दिया तो मैं कह सकता हूँ कि प्लस का 4 शेषफल होगा, या मैं कह सकता हूँ माइनस का 1, क्योंकि 14 देखो 5 से भाज्य कब होने वाला है, जब इसमें 1 और जुड़ जाए तो 5 से भाज्य होने वाला है, मतलब 15 होते ही 5 से भाज्य होने वाला है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 - 1। तो इस बार आप शेषफल अगर माइनस में बताओगे तो क्या बताओगे, -1। यही कहानी यहाँ लगाई मैंने, देखो 2099 है। अगर आप इसको 3000 लिखते, क्या कहा मैंने, अगर आप इसको 3000 लिखते तो यहाँ शेषफल क्या बचता, -1। 107 100 से कितना ऊपर है, 100 से अगर भाग दोगे इसमें तो कितना ऊपर आएगा, 7। इस 98 को देखो, 100 में 98 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा फिलहाल, -2। याद है ना, जब पीछे रह जाए तो माइनस में शेषफल निकालते हैं। ये 100 से कितना ऊपर दिख रहा है, देखो पीछे वाले 2 जीरो होते हैं, 100 को बताते हैं। जब आप इसमें 100 का भाग दोगे तो पीछे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि अगर ये 1 नहीं बचे तो ये कितना हो जाए, 9 3 9 0 0 हो जाए। यहाँ पर जब आप 100 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये इन संख्याओं में 100 का शेषफल, 100 का भाग देने पर शेषफल बच रहे हैं। मैंने क्या कहा, इन सभी मौजूदा संख्याओं में जब आप 100 का भाग देते हो तो शेषफल आपके ये बच रहे हैं। इस कंडीशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ये पाते हो, बात को ध्यान से सुनना, इस कंडीशन को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ये पाते हो कि यहाँ पर अब जो शेषफल बचा है ये गुणा हो रहा है, इन सबको गुणा कर लो। -1 को -2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 2 7 14 हो गया, 4 आ गया, यहाँ से 4 एकम 4 आ गया, 4 तिया 12 आ गया। वापस सुनना एक बार ध्यान से, कहानी कुछ बदल गई। कहानी ये थी, 2 और 1 का गुणा कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 7 दूनी 14, इसको गुणा किया तो 14 आ गया, यहाँ से 14 एकम 14, 14 तिया 42। ये काम करना था आपको। तो 42 आपका क्या है, 42 आपका शेषफल है। एक सवाल आपका सवाल के रूप में दे रखा है जिसका शेषफल आपको खुद को ज्ञात करना है। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए, अगली ट्रिक की बात करी जाए। 300 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। आपको एक संख्या दे रखी है 300 और आपको क्या करना है, आपको इस 300 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। सुनिएगा बात को जरा ध्यान से। आप क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे उदाहरण दिया है 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, सॉरी ये तो इसके गुणनखंड है, गुणनखंड का उदाहरण दिया है, अभाज्य गुणनखंड का नहीं, गुणनखंड का उदाहरण दिया है कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अगर किसी बच्चे को यही नहीं बताओ कि सर गुणनखंड से मतलब क्या है तो वो भी समझ ले बात को। 12 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये सब क्या है, ये सब 12 के गुणनखंड है। अब विशेष बात को ध्यान से सुनिएगा, विशेष बात क्या है। अगर आपको 300 के गुणनखंड निकालने हैं तो पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। ये आपने इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे छोटे टुकड़े आप उसके कर दीजिए। सबसे छोटे टुकड़े जो आप उसके कर सकते हैं ना वो टुकड़े कर दीजिए। कर लीजिए सर, कर दिए टुकड़े। तो 3 × 2 × 5 × 2 × 5, ये इसके सबसे छोटे टुकड़े आपने कर दिए। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। अब आपको इसके गुणनखंडों की अगर संख्या बतानी है, क्या कहा मैंने, अगर आपको इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो जो भी घात लगी है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, पहली बात ध्यान से सुनना, पहला बल्ब दिमाग में जल जाना चाहिए, ये गलती मत कर लेना भैया। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, ये पहला बल्ब है जो आपके दिमाग में जल जाना चाहिए। क्या कहा मैंने, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको अभाज्य गुणनखंडों की घातें देखनी है। यहाँ घात है 2, यहाँ घात है 1 और यहाँ घात है 2। इसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दो। 2 की घात 2 थी, मैंने 3 लिखा। घात 1 थी, मैंने 2 लिखा। घात 2 थी, मैंने 3 लिखा। इनका गुणा कर दिया तो हमें पता चल गया इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बात समझ गए होंगे। 300 के कितने गुणनखंड होंगे, 18। जैसे इस 12 के 6 गुणनखंड है। ये था सवाल, ये था जवाब। आई होप आपने सवाल भी समझा होगा और ट्रिक भी सीखी होगी। चलिए अगली ट्रिक क्या है, अगला सवाल क्या हो सकता है। 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। यदि आपको विषम गुणनखंडों की संख्या, अगला सम होगा शायद, हाँ पहले 300 के सम गुणनखंड या पहले विषम देख लें। चलिए विषम देख लो, एक ही बात है, दोनों सीखनी तो साथ में ही है। 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ कि 300 के जो विषम गुणनखंड है इनकी संख्या हमें बतानी है। 300 को आप क्या लिख सकते हो,
2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। अब आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है ना, तो केवल विषम को ले लीजिए, सम गुणनखंड को छोड़ दीजिए। तो आपने क्या किया, आज आपने इसको नहीं लिया, आपने सिर्फ इसको लिया। 3 की घात कितनी है 1, आपने 1 ज्यादा ले लिया 2। 5 की घात कितनी है 2, आपने ले लिया 3। बात समझ गए ना, सम गुणनखंड को छोड़ देना है अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी हो तो। किसकी, विषम गुणन, अगर गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी जो घातें हैं उनको 1 बढ़ाइए और गुणा कर दीजिए, गुणनखंडों की संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन यदि आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो सम राशि लिखी हुई है, सम राशि 2 है, उसको आप भूल जाइए। और सम राशि 1 2 ही आएगी, और कोई सम राशि नहीं आएगी वहां पर। जब आप गुणनखंड कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, तो अभाज्य संख्या जो उसमें 1 2 ही तो ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, तो इसको भूल जाओ। 3 की घात 1 है, 1 बढ़ा दो 2 लिख दो। 5 की घात 2 है, 1 बढ़ा दो 3 लिख दो, 2 तिया 6। तो इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, 6 होंगे। अब बात कीजिए अगले सवाल की, 300 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। जब सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। स्टेप 1 तो वही है, बात सुन लेना ध्यान से, तीनों में स्टेप 1 तो सेम है कि नहीं है, कि सर हाँ सर स्टेप 1 तो सेम है। फिर क्या करना है, सम गुणनखंड में घात +1 नहीं करना है, लेकिन इसकी घात लेनी है, बाकी की घात में +1 करना है। कितनी सरल भाषा में मैंने आपको बात बता दी, कितनी मेहनत करी मैंने आपके लिए। आई हैव टू अप्रिशिएट फॉर दिस। ओके ठीक है। 2 की घात कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। 2 की घात कितनी लिखी हुई है 2, तो मैंने 2 ही ली। जो सम की घात है उसमें +1 नहीं करना है और विषम की घात में +1 करना है। 3 की घात कितनी लिखी हुई है 1, तो मैंने ले ली 2। 5 की घात कितनी लिखी हुई है 2, तो मैंने ले ली 3। उत्तर आ गया 12। ये आपका सवाल करके देखिएगा, मैं आपके सवाल में इस बार मदद करता हूं आपको। का सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। 8 तो आप सीधा सीधा लोगे कि सर 8 तो सीधा, 2 की घात तो सिंपल सी लेनी है, ठीक है सर। फिर 3 की घात 2 है भाई, 3 की घात 2 है तो आपको क्या लेना है 3 लेना है, 1 बढ़ानी है। 5 की घात 3 है तो आपको क्या लेना है 4 लेना है। और यहाँ पर देखिए 7 की घात 5 है तो आपको क्या लेना है 6 लेना है। इनका गुणा करके देख लीजिएगा। 12 72, 72 इंटू 8, 72 इंटू 8 हो गया 576। समझे, तो इतना ही तो काम करना था। ट्रिक सीख गए। चलो बताओ वापस एक बार इन तीनों ट्रिकों को एक साथ पढ़ते हैं। मुझे बताओ, सामान्य अगर अपने को गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड की घातें हैं उसमें हम +1 करके उनको गुणा कर लेंगे। और अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, सर सम वाली घात है ना उसमें +1 नहीं करेंगे, उसे सीधा रखेंगे, बाकी की घात में +1 करेंगे, गुणा कर लेंगे। और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, सर विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो सिंपल सा काम ये करेंगे, सम को छोड़ ही देंगे, 2 की जो भी घात है उसको छोड़ ही देंगे, बाकी जो घातें बची है उसमें +1 करके गुणा कर लेंगे। सिंपल सिंपल ट्रिक। ट्रिक नंबर 11। ट्रिक नंबर 11 सिर्फ एक जानकारी है कि अपने को इस तरह की राशि मिल जाए तो परिमेयकरण का डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है। ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है √13 - 7। अब √13 - √7 इसकी जगह कुछ भी लिखा आ सकता है, पर अपने को इस तरह की अगर राशि मिल जाए परीक्षा में तो अपने दिमाग में डायरेक्ट बात सेट कर सकते हैं कि नीचे तो a- भी आएगा। देखो ये तभी काम आएगी जब ऐसी कंडीशन हो, नीचे दोनों रूट में लिखी हुई हो और माइनस ही हो, प्लस वाले की अलग ट्रिक है, माइनस की अलग ट्रिक है। सिंपल सी बात है भाई। देखो √13 - √7, अब इसमें से कुछ ट्रिकें सिर्फ व्यवहार है और कुछ ट्रिकें थोड़ी सी स्पेशल है। जो आता है वो कॉपी में लिख लीजिएगा और जो नहीं आता है उसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। 1/√13 - √7 का आंसर क्या होगा, नीचे तो हमें a- b लिखना है सीधा सीधा, क्योंकि जब इनका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल नहीं, जब इनको हम a + b a- b की कंडीशन बनाएंगे तो यहाँ से a- b आएगा, तो नीचे तो a- b आ गया। ऊपर क्या है, इसका उल्टा निशान लगाना है, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, सेम टू सेम लिख दो। तो देखो आपने ट्रिक को कैसे यूज कैसे किया वो देखो ध्यान से। 1/√13 - √7 करना था, 13 और 7 कितना हो गया 20, ऊपर √20 लिख दो, और 13 में से 7 गया तो कितना हो गया 6, नीचे 6 लिख दो। तो देखो उत्तर आ गया, ऊपर √20 नीचे 6। ट्रिक काम कर रही है, यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिएगा। लीजिए अगली, अगर प्लस में होगा तो क्या करोगे, देखो 1/√5 + √3, मैं अभी भी बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। ये जब रूट की स्थिति होगी, दोनों रूट में होंगे तभी ये ट्रिक काम में आएगी। दोनों रूट में होंगे तभी ये ट्रिक काम में आएगी, नहीं तो ये ट्रिक काम में नहीं आएगी। ये सिंपल सा व्यवहार है, परिमेयकरण को डायरेक्ट करने का तरीका है ताकि आपकी परीक्षा में गति बढ़ जाए, ठीक है ना। 1/√a + √b की कंडीशन अपने को दिखे तो ऊपर आपको माइनस में लिख देना है। देखो यहाँ √5 + √3 दिख रहा है, मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा, और नीचे वही करना है, 5 में से 3 घटा दो, नीचे वही करना है a- b, 5 में से 3 घटाया कितना आ गया 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया √5 - √3/2। ये एक सिंपल से कार्य आपने किया। लीजिए
आगे हम सर्व समीकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, कुछ चीजें कुछ लोगों को आ रही होगी, कुछ लोगों को नहीं आ रही होगी। एक सिंपल सी सर्व समीकरण है, देखो 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 456 गुणा 144। संख्याओं को ऑब्जर्व कीजिए, ये a है और ये b है। पहला a का वर्ग है, दूसरा b का वर्ग है, प्लस तीसरा 2ab है। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab की कंडीशन है ये a का वर्ग है, ये b का वर्ग है, प्लस वो 2ab है। ठीक है ना। देखिए 60 मिनट में 60 ट्रिक्स के टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर हम जब बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम बहुत आराम से इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें बनी कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो हम बात करते हैं, इसे आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 456 प्लस 144 का वर्ग लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 600 का वर्ग। तो 360000 आपके सवाल का जवाब आ चुका है। यहाँ पे एक सवाल आपके लिए छोड़ा गया है, आपका सवाल, इसको आपको हल करना है। बात की जाए अगली ट्रिक की, ट्रिक नंबर 14। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab को आप लिखते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इसे आपको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो 287 माइनस 269 का स्क्वायर क्या हो गया, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324। सिंपल सी सर्व समीकरण है। अब कोई कहे सर मुझे सर्व समीकरणों की जानकारी कम है, तो आप जब बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो जानकारी आपको पता चल जाएगी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab लिखा हो तो उसे आप a माइनस बी का पूर्ण वर्ग लिखते हैं। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर मैंने किया है। अगला क्या, ध्यान से देखिए, 217 इंटू 217 प्लस 183 गुणा 183 लिखा हुआ है। आप इसे क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 17 का वर्ग। पहले को क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 17 का वर्ग, देखो a प्लस बी। और इसे लिख सकते हो 200 माइनस 17 का वर्ग। दिमाग लगाओ ध्यान से। इसे आप लिख सकते हो 200 प्लस 17 का वर्ग, इसे लिख सकते हो 200 माइनस 17 का वर्ग। तो पहली कंडीशन बन गई a प्लस बी का वर्ग और दूसरी बन गई a माइनस बी का वर्ग। और जब आपको ये कंडीशन मिल जाए डायरेक्टली, क्या कहा, जब आपको डायरेक्टली ये कंडीशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देना है। क्या करना है, सीधा सा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देना है। सर यहाँ a और b कौन है, a यहाँ 200 है, a कौन है यहाँ 200, और b यहाँ कौन है, b यहाँ 17 है, b कौन है यहाँ पे 17। तो इसे आप 200 प्लस 17 का स्क्वायर, 200 माइनस 17 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो अपनी जो ट्रिक बनी है वो बनी है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस हिसाब से आप इसे 200 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा और 2 का गुणा किया तो 80578 आपके सवाल का जवाब आ गया। अगली ट्रिक की बात करी जाए, 106 गुणा 106 माइनस 94 इंटू 94। यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, ध्यान से देखिए। ये 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, जो पहली राशि बन रही है वो क्या बन रही है, ध्यान से देखिए। पहली राशि बन रही है 100 प्लस 6, बात को सुनिएगा। पहली राशि बन रही है 100 प्लस 6 का वर्ग। ठीक है ना। फिर लगा हुआ है माइनस, और दूसरी राशि बन रही है 100 माइनस 6 का वर्ग। तो वही कंडीशन हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखते हो 4ab। बात सुन लेना, सिर्फ इतना सा फर्क है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो उसे आप लिखते 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे आप लिखते हैं 4ab। तो 4ab का रिजल्ट क्या आएगा, 4 a की जगह कौन है 100 और b की जगह कौन है c। तो 4 a की जगह 100, b की जगह 6 है। तो 6 चौक 2400 आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत आता है उसके लिए ट्रिक्स बड़ी ईजी है। ठीक है ना। नहीं आता है तो इनका थोड़ा बेसिक भी समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगली ट्रिक, 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग। उसे आप लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी। बड़ी सिंपल सी सर्व समीकरण है ये। एक बार आप इनको जोड़ के लिख दीजिए, एक बार घटा के लिख दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पहली राशि और दूसरी राशि को जोड़ के लिखा तो क्या आया 1997। पहली राशि में से दूसरी राशि घटाई तो 1 आया। तो उत्तर अब 1 से गुणा करोगे तो रिजल्ट तो वही रहेगा ना। तो सिंपल सा सवाल आपके सामने है। ठीक है ना। सिंपल सा जवाब आपके सामने है, आपका सवाल आपके सामने है। इसको अप्लाई कीजिएगा, जो मैंने सिखाया उसको आप देखिएगा कि यहाँ कैसे अप्लाई हो सकता है। क्या आप इसे नहीं लिख, ऐसे नहीं लिखते 256 का वर्ग माइनस 144 का वर्ग, और फिर सर्व समीकरण लगा के देखिएगा कि क्या रिजल्ट बनता है। उत्तर वहाँ पे भी दे रखा है ताकि कंफ्यूज नहीं हो, अपने काम को चेक कर सको कि मैंने सही किया कि नहीं किया। ट्रिक 18, 465 का वर्ग प्लस 415 का वर्ग, सॉरी 465 प्लस 415 का पूर्ण वर्ग माइनस 4ab। कहने का मतलब क्या होता है, जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए कि a प्लस बी का वर्ग है माइनस का 4ab है, क्या कहा मैंने, a प्लस बी का वर्ग है माइनस का 4ab है, तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे a माइनस बी का वर्ग। क्या लिखोगे इसे आप लिखोगे a माइनस बी का वर्ग। तो a माइनस बी का वर्ग क्या होगा,
a माइनस बी का वर्ग 465 माइनस 415 होगा। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 19 क्या, ध्यान से देखिए। a माइनस बी का वर्ग लिखा हो प्लस 4ab लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। क्या लिख सकते हैं इसे, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर, प्लस 4ab लिखा हुआ है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो प्लस 4ab लिख सका हो, तो उसे आप लिख सकते हो a प्लस बी का वर्ग। तो a प्लस बी का वर्ग कितना हो गया, 1000 का वर्ग, और आपके सवाल का उत्तर आ गया। आप इसे याद रख सकते हो, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगली सरल समीकरण बड़ी ही सरल है, जिसके ऊपर आपकी ट्रिक है 680 गुणा 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 गुणा 320, 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320। सीधी सी बात है, ऊपर a प्लस बी का होल a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है। इसका उत्तर डायरेक्ट परीक्षा में अगर आप होते तो आप डायरेक्ट देखते कि आपको सीधा इसमें से इसको घटाना है और आपका उत्तर, सॉरी जोड़ना है, बीच में प्लस है ना, परीक्षा में बैठा होते तो सीधा आप ये काम करते कि 680 को और 320 को आप जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है वो इन्हें बता दी कि ए क्यू प्लस बी क्यू को आप लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी और a प्लस बी, ये, और नीचे सेम लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे कट हो गया तो a प्लस बी आपका रिजल्ट आ चुका है। अगली ट्रिक देखिए जरा ध्यान से। 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105, और यहाँ लिखा हुआ है 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105, ये इसका उत्तर है। बस सिंपल सी ट्रिक ये है। ए क्यू माइनस बी क्यू की जब कंडीशन होती है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सी बात ये कही गई है कि ए क्यू गुणा ए क्यू माइनस बी क्यू की कंडीशन होती है, तो आप इसे लिख सकते हो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे ये सीधा सीधा कट हो जाता है और a माइनस बी रिजल्ट आ जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे तो आपको सिर्फ यही कार्य करना है, 735 माइनस 105 किया और 630 के आगे आपके सवाल का जवाब आ गया। बात की जाए हमारी ट्रिक नंबर 22 की, जो वापस नंबर सिस्टम और अलजेब्रा का मिक्सर पर है। ये आपको नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी गाइड्स में ऐसे सवाल मिल जाएंगे कि सर कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे। जिन लोगों के सिलेबस में नंबर सिस्टम तो होता है लेकिन अलजेब्रा नहीं होता है, उनको ऐसे सवाल नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लीजिए आप अपनी गाइड भी खोल के देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1/x का मान 13 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप बात को ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 1/x को आप p बोल दीजिए। क्या कहा मैंने, x प्लस 1/x को आप क्या बोल दीजिए, p। x प्लस 1/x को p बोल दीजिए, जो भी ये मान आता है इसको आप p बोल दीजिए। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो p स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। बात समझे क्या, बात ये थी कि आपको दे रखा था x प्लस 1/x का मान कितना है, 13 है। इसको आपने बोला भैया ये तो p है, हमने माना ये p है। आपको ज्ञात क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। वो क्या होगा, वो p स्क्वायर माइनस 2 होगा। p आपने आज किसको बोला है, 13 को बोला है। यहाँ कोई भी राशि हो सकती है इसलिए मैंने p बोला। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 माइनस 2 कितना आ गया, 167। आपके सवाल का जवाब आ चुका है, ठीक है ना। ये आपकी ट्रिक है जो आपको काम में लेनी है। अगली ट्रिक की बात करी जाए, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 7 है, आप इसको p बोलोगे। अगर इसकी वैल्यू p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वो p स्क्वायर प्लस 2 होगी। मतलब समझे आप, x माइनस 1/x का, बात को ध्यान से सुनना, x माइनस 1/x का यदि मान आपको दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका वर्ग करके प्लस 2 करना है। सिंपल सी बात है। तो इसका वर्ग किया कितना होया, 7 7 49 में जो 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 51। याद रखना उसमें क्या था, पिछली में क्या था, जब आपको, सुनिएगा बात को ध्यान से, जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी थी और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, तो आपने क्या किया, तो आपने p स्क्वायर माइनस 2 किया, समझे। और जब x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो आपको p स्क्वायर प्लस 2 करना है। इतना ही आपको ध्यान रखना था। बात कीजिए, आपका सवाल दे रखा वो आप सोल्व कीजिएगा। ट्रिक नंबर 24 की, ट्रिक नंबर 24 कहती है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ आपको दे रखी है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, आज क्यूब वाली। तो आप क्या करोगे, इसको आप p बोलिए अपने मन में, जो भी राशि है उसे आप p बोल दीजिए। और क्यूब वाली वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं, बहुत छोटा सा काम करना है आपको, p का क्यूब माइनस 3p। क्या करना है, p का क्यूब माइनस 3p आपको करना है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 25 क्या कहता है,
अच्छा वो अप्लाई तो कर लोगे ना, क्या सर अप्लाई करके दिखाओ, ध्यान से देखो। पी की जगह क्या आया, पी की जगह 4 आया, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, माइनस क्या हो जाएगा 12, कितना आ गया उत्तर 52, सॉरी पी क्यूब 4 × 4 × 4 64, 4 के 12, तो यहाँ 52 आंसर आना चाहिए ना, 52 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 52, ठीक है ना, 52 आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 6 है, क्या कह रहे हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 6 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखो पिछली बार अपने को किसकी वैल्यू दे रखी थी, प्लस में, प्लस में जब आपको p दिया था तो आपने क्या किया था, p क्यूब माइनस 3p किया था, जब आपको प्लस वाली वैल्यू दे रखी। आज आपको माइनस वाली वैल्यू दे रखी, ध्यान से सुन लो। जब आपको दे रखा है x माइनस 1/x की वैल्यू 6 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, p क्यूब प्लस 3p करना है। तो आज देखिए 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 216 में आप क्या करोगे 18 जोड़ दोगे तो 234 क्या हो जाएगा, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बात करी जाए हमारी ट्रिक नंबर 26 की। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दे रखी 3, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 3 दे रखी है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट देखिए ध्यान से, अगर आपको दे दे भैया x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा, जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है उसके साथ आपको क्या करना है, उसे p मान लेना है। सर मान लिया p, ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको वर्गमूल में लिख देना है p स्क्वायर माइनस 4, क्या लिख देना है p स्क्वायर माइनस 4। p की जगह अगर आज 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो क्या आ गया 5, तो ये आपके सवाल का जवाब है। बात समझे कि नहीं समझे, बात ये है, आपको यदि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जाए तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि p स्क्वायर माइनस 4 वर्गमूल में लिखना है। आज p का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएंगे, इसको हमें वर्गमूल में रखना है, तो हमारा आंसर क्या होगा √5। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 27 की। ट्रिक नंबर 27 क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर √5 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान से सुनना, उसका जस्ट उल्टा है कि नहीं है, और एक छोटे से निशान का आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर x माइनस 1/x की वैल्यू हमने p बोली है अपने मन से, ठीक है ना, क्या बोली हमने p, ये p इसकी जगह जो भी आएगा p की जगह लिखूंगा, ठीक है, तो अपने x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस 4। समझे, जब प्लस से माइनस पूछी थी तो यहाँ माइनस आया था, और जब माइनस से प्लस पूछी है तो यहाँ क्या आया, प्लस आया है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप इन सवालों को ट्रिक से करना चाहते हो तो। भाई ट्रिक का तो मतलब यही होता है कि आप याद रखो, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो और परीक्षा में 2-3 सेकंड में उत्तर निकाल लो, आपका खूब सारा समय बच जाए, ठीक है ना। चलिए p क्या है आज, p आज √5 है, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। तो आज आपके सवाल का जवाब कितना है 3 है। आपका सवाल जरूर करके देखिएगा, आपके लिए हर प्रश्न के नीचे आपका सवाल छोड़ा गया है, ठीक है ना। 28, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 3 हो तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की वैल्यू क्या होगी, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की वैल्यू क्या होगी। ये हमसे पूछा है कब, जब हमें वैल्यू देवे x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दे देवे कि भैया हम आपको इसकी वैल्यू बता देते हैं। आज तो मैंने इसकी जगह p लिखा, लेकिन सवाल ने कोई वैल्यू बताई है, कब इसकी वैल्यू आपसे बता देते हैं और इसकी वैल्यू हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे कि बहुत सिंपल है भैया, हम क्या करेंगे p स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, ठीक है, उसका हम वर्ग करेंगे और माइनस का 2 लिख देंगे। ये हम याद कर लेंगे, अगर हम ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो परीक्षा में हम बहुत लंबा चौड़ा समय बचा लेते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। अब देखिए p की जगह जो भी मान वो देवे आप लिख दीजिए। आज p की जगह उसने 3 दिया है तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 का वर्ग कितना हुआ 49, और 49 में से 2 घटाया तो क्या आ गया 47। आपके सवाल का जवाब आ गया है। ट्रिक आपके सामने आ चुकी है, अब आप खुद अगला सवाल करके देखिएगा। लीजिए हमारी ट्रिक नंबर 29 क्या कहती है, देखिए सुनिए जरा ध्यान से। x माइनस 1/x की वैल्यू 4 हो तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा ही अंतर है उसमें और इसमें। वहाँ पर आपको x प्लस का दे रखा था, यहाँ x माइनस 1/x की वैल्यू अपने को दे रखी है और अपने से x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, जिसको आपने p माना है p का स्क्वायर प्लस 2 लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। बाद में -2 ही करना है, दोनों में बाद में -2 ही करना है। यहाँ फ़र्क है, ध्यान से देखिएगा। उस ट्रिक में क्या था, उस ट्रिक में आपको
पी स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग करना था। बस ध्यान रखिएगा भाई, ट्रिक है, ट्रिक का सीधा सा मतलब होता है कि भैया ट्रिक एक अंधा तीर होता है, वो आपको याद रखनी है। बाकी यदि जब भी हमें मौका मिलेगा नंबर सिस्टम पढ़ने का तो मैं इस हर ट्रिक का बेसिक बताऊंगा, या फिर जब भी अलजेब्रा पढ़ने का मौका मिलेगा तो इस हर ट्रिक का बेसिक बताऊंगा कि ये पैदा कैसे हुई, ये आई कैसे। लेकिन फिलहाल आपके सामने एक ट्रिक है, ट्रिक के रूप में आप इसे याद रखिएगा। आज हमें पी का मान कितना दे रखा है, 4, 4 चौक 16 और 2 18, 18 का वर्ग 324, 324 में आपने 202 घटाया तो कितना आ गया 322। ऐसे करके आप इतना बड़ा सवाल कि x माइनस 1/x की कोई वैल्यू दे रखी है और x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आपसे पूछी है, आप 5 से 10 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। तो क्या है हमारी अगली ट्रिक, और हमारी अगली ट्रिक यह है कि हमें कह रखा है कि प्रथम 100 संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग हमें बताना है। जब भी आपको प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताना हो तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा बेसिक मेथड आप काम में ले सकते हैं, n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। क्या है मेथड, n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, मतलब समझे आप। तो पहली संख्या क्या है आपके पास, पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या आपके पास क्या है 100, उसमें आपको 2 का भाग देना है, लेकिन आपको यहाँ n से गुणा करना है। n मतलब संख्याएं कितनी है, n मतलब संख्याएं कितनी है, यहाँ पर संख्याएं कितनी है 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 को जब आप 101 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5050। ये कार्य आपको करना है। लेकिन इस ट्रिक में आपको एक बाध्यता ध्यान रखनी है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस ट्रिक में आपको एक बाध्यता ध्यान रखनी है, और बाध्यता ये है, ये आप तभी काम में लीजिएगा जब प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ हो। जब प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ हो, यानी n+1/2 में प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग आप निकाल सकते हो यदि n की वैल्यू आपके पास क्या हो, 100 हो, अर्थात संख्याएं 1 से प्रारंभ हो। बात की जाए अगली ट्रिक की। क्या है हमारी अगली ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। हमारी अगली ट्रिक यह है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताओ। बेसिक लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाता हूं, और ट्रिक यह है, अगर आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग बताना है तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। आप कुछ मत कीजिए, n को n+1 से गुणा कर दीजिए। n कौन है, n है कि संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याएं यहाँ पर 50 संख्याएं हैं, तो n की जगह आपने 50 लिख दिया, तो 50 गुणा 51 कितना हो गया, आपके सवाल का जवाब हो चुका है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक की बाध्यता ध्यान रखिएगा, अगर 2 से शुरू होकर पूछा है ना, प्रथम 50 का बताओ, प्रथम 100 का बताओ, प्रथम 200 का बताओ, प्रथम 500 का बताओ, तो ये ट्रिक काम में आएगी, अन्यथा ये ट्रिक काम में नहीं आएगी। अन्यथा कौन सी ट्रिक काम आएगी, अन्यथा ये ट्रिक आप में हमेशा काम आ सकती है कि n का मान लिख लो, संख्याएं कितना है, यदि समान अंतर वाली श्रेणी मिले तो n का मान लिख लो और प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर दो। ये समान अंतर वाली श्रेणी की संख्याओं का योग निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कह दो, या हमेशा काम आने वाला फॉर्मूला कह दो। लेकिन अगर संख्याएं प्रारंभ से शुरू हुई है, जैसे कि प्रथम 50 संख्याओं का योग बताना है, ये रहा तरीका। अगर आपसे कोई कह दे कि प्रथम 500 सम संख्याओं का योग बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 500 और 501 का गुणा करना है। अगर कोई कह दे प्रथम 500 सम संख्याओं का योग बताओ, तो क्या करना है, 500 और 500 प्लस 1 मतलब 500, और 500 प्लस 1 मतलब 501 का गुणा करना है, उत्तर आ जाएगा। लीजिए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर 1 से प्रारंभ करके आपको कहे कि इतनी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप सीधा ट्रिक पे आ जाइए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है 25 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना हो गया, 625, और ये आपने योग ज्ञात कर लिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपको कहे भैया आप प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग बताओगे, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, आप 75 को 75 से ही गुणा कर लीजिए। बहुत सिंपल है, 7 8 56 25, ये लीजिए आपने उत्तर निकाल लिया। कब, जब 1 से प्रारंभ होके। ट्रिक की बाध्यता क्या है, ट्रिक की बाध्यता ये है, संख्याएं 1 से प्रारंभ हो, मतलब प्रथम विषम संख्या से शुरू हो, तो आप ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। बात करी जाए हमारी अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक है 20 से 50 तक की संख्याओं का योग बताना है। इस बार ध्यान से देखो, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग नहीं बताना है। बात सुनना, यदि ये कहता, बात सुनना, यदि ये कहता प्रथम 50, यदि ये कहता प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, यदि ये कहता प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो क्या करते, n+1/2 ये कार्य करते। लेकिन आज ये कह रहा है 20 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो क्या तरीका काम में लेंगे, ये तरीका काम में लेंगे, n प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम कौन सी भैया 20 से शुरू करना है, तो 20 + 50
n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। अब यहाँ पर बात स्पेशल ये है कि इस n का मान कैसे बताएं। n मतलब संख्याएं कितनी हैं, तो 20 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होकर 30 लिख देगा तो उत्तर गलत हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना कि आप संख्याएं कैसे पता करते हो, आप संख्याएं कैसे पता करते हो, इस ट्रिक में इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा दो और फिर बाद में एक जोड़ दो, आपको संख्याएं पता चल जाएगी। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर 20 से लेकर 50 तक, अगर कोई संख्या कह दे, बच्चा कह दे 20 से लेकर 50 तक 30 संख्याएं हैं, तो वो गलत कह रहा है भैया। अंतिम में से प्रथम घटाओ, उसके बाद एक जोड़ भी दो। अगर आप कहोगे सर 30 का आता है यहाँ पे, अगर आप कहोगे सर 31 संख्याएं हैं, तो बात आपकी बिल्कुल सही बैठ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। वो मैंने डायरेक्ट लिख देता, कंफ्यूज मत होइएगा। वापस बोलूं क्या उस बात को। वो बात ये थी, अगर कोई बच्चा कहे कि सर 20 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं, कोई कहते सर 50 माइनस 20 30 संख्याएं हैं, तो गलत है। एक जोड़िए मेरे भाई, 31 संख्याएं हैं। तो आज हमें वही काम करना है। 20 प्लस 50 कितना हो गया, 70 बटा 2 कितना हो गया 35, उसको हमें 31 से गुणा करना है। 1085 हमारे सवाल का जवाब है। बात करी जाए अगले की, लीजिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। यदि आपको प्रथम इतने प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग समझे आप, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे करके n तक n संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो, तो उसका तरीका है n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1/3। सिंपल सा। n की जगह आप रख दीजिए कितनी प्राकृत संख्याओं का बताना है, 10 का बताना है तो n की जगह 10 रख दीजिए, 50 का बताना है तो 50 रख दीजिए। लेकिन ट्रिक की बाध्यता ध्यान रखिएगा, संख्याएं जब 1 के वर्ग से प्रारंभ हो तो ये ट्रिक काम में लेनी है, अन्यथा सीधी सीधी ट्रिक काम में नहीं लेनी है। अगर कोई कहते ना भैया 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग ऐसे करके मेरे पास 40 तक का वर्ग निकालना है, तो सीधे सीधे ये ट्रिक मत लगा देना कि n की जगह 40 लिख दूं सर और ये काम कर दूं, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। वहाँ पे दूसरा कार्य करना होता है। तो फिलहाल ये ट्रिक समझ में आई कि ये ट्रिक कब काम में आती है। बात समझ में आ गई होगी कि ये ट्रिक कब काम में आती है। ये ट्रिक कब काम में आती है, 1 से प्रारंभ होकर कहे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग ऐसे करके जहाँ तक भी वो पूछना चाहे, 10 तक का पूछे तो n की जगह 10 रख देंगे, 50 तक पूछे तो n की जगह 50 रख देंगे, 70 तक पूछे तो n की जगह 70 रख देंगे। ये था सिंपल सी बात। अगली ट्रिक की बात करी जाए। कुछ ट्रिकें आपके लिए सरल है जो आप रोज प्रयोग करते हो, और कुछ ट्रिकें थोड़ी सी अलग होगी जो आप कभी कभी प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रथम 10 घन संख्याओं का योग बताओ। जब आपसे घन समझ गए होंगे, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे करके आपको n संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, n प्लस 1/2 कीजिए, गुणा उसी को वापस गुणा कीजिए, n प्लस 1/2 कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। आज ट्रिक की बाध्यता पहले ध्यान से समझ लिए। ट्रिक की बाध्यता वो भी यही है कि ये भी जब 1 के घन से शुरू होगी कहानी, यदि कहानी 1 के घन से शुरू होगी तभी ये ट्रिक आपके लिए उपयोगी होगी। ठीक है ना। तो 1 के घन से इस ट्रिक को आप शुरू कर दीजिए। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि 1 के घन से इस ट्रिक को मैं शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ n की जगह 10 लिख रहा हूँ, 10 इंटू 11/2 प्लस वही सेम टू सेम लिखना है। तो परीक्षा में तो 2 बार लिखना मत, यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए। कितना हो गया 55 इंटू 55, तो 55 इंटू 55 कितना होता है मेरे भाई, 5 छंग 30, 5 25। कैलकुलेशन ट्रिक देख लीजिएगा, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। एक अंक को 6 बार लिखकर यदि कोई संख्या बनाई जाए, यहाँ जो ट्रिक है एक स्टेटमेंट ही है। यहाँ जो आपकी ट्रिक है वो एक तरह का स्टेटमेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। ये ट्रिक एक स्टेटमेंट है कि अगर 6 बार लिखकर किसी एक अंक को 6 बार लिखकर, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 या 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 ऐसे 9 9 9 9 9 9, किसी भी एक अंक को अगर आपने 6 बार लिखा है तो वो हमेशा किन संख्याओं से भाज्य होगा, वो 3 से हमेशा भाज्य होगा, वो 7 से हमेशा भाज्य होगा, वो 11 से हमेशा भाज्य होगा, वो 37 से हमेशा भाज्य होगा, वो 10,101 से हमेशा भाज्य होगा, और वो 1001 से हमेशा भाज्य होगा। अगर कोई संख्या को 6 बार रिपीट, किसी अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई गई, क्या कहा,
अगर किसी अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई गई तो वो हमेशा इनसे भाज्य होगी। बात करी जाए हमारी अगली ट्रिक की, किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाता है। यदि किसी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर आपने कोई संख्या बना दी, उदाहरण दिया है जैसे 15-15, उदाहरण क्या दिया 15-15, आपने क्या किया, एक 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बना दी। क्या उदाहरण दिया मैंने 15-15, एक मैं उदाहरण देता हूँ 37-37, एक उदाहरण दे देता हूँ 12-12, एक उदाहरण देता हूँ 22-22 तो 4 अंक रिपीट ही हो गए सेम ही, एक उदाहरण देता हूँ 47-47। जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, क्या कहा, जब भी आप किसी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख के 4 अंकों की संख्या बनाते हैं तो क्या होता है, वह संख्या सदैव 101 से भाज्य होती है। किससे, 101 से। क्यों, मैंने बेसिक भी समझाया। देखो 1515 लिखा हुआ है, इसे 1500 + 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 15 को कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा 100 + 1। तो जब भी आप ऐसी कोई भी संख्या लिखेंगे यही कंडीशन बनेगी और 101 से हमेशा भाज्य होगी। उदाहरण देखिए जरा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 3737। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3700 + 37, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 37 को कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा 100 + 1, कितना बचेगा 101। तो क्या हुआ, वही कहानी हुई, किससे भाज्य है, 101 से भाज्य है। ट्रिक नंबर 38, 2 संख्याओं का योग और अंतर आपको दिया हो। बहुत ही फेमस सा छोटा सा क्वेश्चन है कि जब भी आपको 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, क्या कहा, जब भी आपको 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, लीजिए बड़ी सिंपल सी कहानी है, जब भी आपको 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो दोनों संख्याओं के योग और अंतर को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। यहाँ पर योग कितना है, योग भैया 60 है, अंतर कितना है 12 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा 72, उसमें 2 का भाग दोगे तो 36, बड़ी संख्या आ जाएगी। और ऐसे कैसे योग में से अंतर घटा के, योग में से यदि अंतर घटा के 2 का भाग दोगे तो क्या होगा, छोटी संख्या आ जाएगी। योग में से अंतर जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, योग में से अंतर घटा के 2 का भाग दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। बात करी जाए सवाल नंबर 39 का, 2 संख्याओं का योग 35 हो तथा गुणनफल 12 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बहुत ही फेमस सवाल है बेसिक लेवल के एग्जाम्स के लिए, बेसिक लेवल के एग्जाम्स के लिए बड़ी ही फेमस बात है, करके सिखा देता हूँ कि देखिए, माना कि एक संख्या a है, एक संख्या b है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लेसे पे लोगे ab, ठीक है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा a + b। तो जब 2 संख्याओं का योग और गुणनखंड अपने को डायरेक्टली दिया हो तो अपने को कुछ नहीं करना है, ऊपर तो योग लिख देना है और नीचे गुणनफल लिख देना है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। कब, जब अपने से उनके व्युत्क्रमों का योग पूछे। तो देखो मैंने क्या किया, योग कितना दिया हुआ था 35, गुणनफल कितना दिया 12, यही आंसर हो गया। 2 संख्याओं का योग कितना है, 2 संख्याओं का योग 35 है, उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 12 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा 35/12 होगा, ऊपर योग लिखना है और नीचे गुणनफल लिखना है। ये कार्य आपको इसमें करना था। बात करी जाए अगली ट्रिक की, अगली ट्रिक थोड़ी सी मज़ेदार है, आपको याद रखनी है अगर आप बेसिक लेवल के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहें तो। 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्याओं के वर्गों का योग, मान लीजिए एक संख्या कोई a है, एक कोई संख्या b है, इसका वर्ग मतलब ये a का वर्ग, इसका वर्ग मतलब b का वर्ग। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया है और उनके वर्गों का अंतर भी हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, वर्गों के योग को और अंतर को जोड़ के 2 का भाग दे देना है और उसका वर्गमूल कर देना है, तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। देखो इसको पिछली ट्रिक से जोड़ के याद रख लो कि जब 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया था, क्या कह रहा हूं, जब 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया था, उनको जोड़ के 2 का भाग दिया था तो बड़ी संख्या आई थी, उनको घटा के 2 का भाग दिया तो छोटी संख्या आई थी। आज 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, पहले 2 संख्याओं को योग दिया था। आज की ट्रिक क्या कह रही है, यदि आपको 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया है और 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर भी दिया हो, उनको जोड़ के, इसको जोड़ के जो भी ये राशि आएगी, ये राशि और ये राशि, इस राशि की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग दीजिए और उसका वर्गमूल कर दीजिए तो बड़ी संख्या आ जाएगी। इन दोनों को घटाकर, वर्गों के योग और अंतर को घटा के 2 का भाग दीजिए और उसका वर्गमूल कर दीजिए तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण आपके सामने, सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है जो आपको हल करना है। लीजिए अगली ट्रिक है, 53-54 को 9-9-9-9 से गुणा करना है। जब भी किसी संख्या को 9-9-9-9 वाली संख्या से गुणा करना हो, मतलब 9 × 9 × 9, कितने भी 9 से, तो यहाँ देखिए ट्रिक क्या है
कितने 9 है उतने जीरो लगाकर उसी संख्या को घटा देना है। क्या बोला? जितने 9 है उतने जीरो लगा दो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सवाल आपका 5 3 5 4, उसमें क्या किया आपने? 1 2 3 4 जीरो लगा दिए और उसी संख्या को 53 54 को आपने क्या किया? घटा दिया। ठीक है ना, आपने माइनस किया तो आपका उत्तर आ गया। ये कार्य करना था। अगर यहाँ पे 3 9 होते, बात समझो, कोई संख्या लिख दी मैंने 216 गुणा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 नहीं है, 9 9 9 है, मतलब 999। अगर इसको 999 से गुणा करना होता तो आप 3 बार जीरो लगाते, क्योंकि यहाँ 3 9 है और 216 को ही आप क्या करते, इसमें से घटा देते। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ अगर 5 9 वाली संख्या से गुणा करना तो 5 जीरो लगा देते और उसी संख्या को घटा देते। बात करी जाए ट्रिक नंबर 42 की, और ट्रिक नंबर 42 क्या है? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। क्या बोला मैंने बोला किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो उस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो ऐसे सवाल बड़े ही फेमस सवाल होते हैं। ट्रिक ये है, इस आप 47 में सीधा आप 15 का भाग दे दीजिए। ठीक है ना, तो क्या बचता हुआ नजर आ रहा है? तो शेषफल 2 बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 15 या 45 तक तो भाग सीधा सीधा जा रहा है। ऊपर कितनी संख्या बच गई? 2, तो आपका शेषफल कितना है? 2। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। आपको संख्या जब आप बनाओगे तो ये लिखोगे 195 x प्लस 47, ये आपने संख्या बनाई। क्या सर ये संख्या कैसे बनी? बात को ध्यान से सुनिए। क्या सर ये संख्या बनी कैसे? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, कोई संख्या है हमें नहीं पता, ठीक है, उसको 195 से आपने, x नहीं कोई संख्या है, p नाम दे देते हैं, p कोई संख्या है, इसको आपने क्या किया? 195 से भाग दिया। ठीक है, दिया सर, तो क्या हुआ? मान लो x बार भाग गया, ठीक है, और शेष क्या बचा? शेष आपका कह रहा है कि 47 बचा। ये लीजिए, बात को ध्यान से सुनिए, ये एक उदाहरण है, इसको ध्यान से समझिएगा। बाध्यता से जुड़ी हुई बात है, बाध्यता के टाइम में चीज़ें आसानी से बताई जाती है, फिर भी सुन लीजिए। पहले तो इस कहानी को सुनिए ध्यान से। मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ 3 लिखा है मन से, यहाँ 47 लिखा है मैंने। 15 या 45, 15 बार भाग गया, 45 आया यहाँ पे, सीधा भाग में दीजिएगा, आराम से दीजिएगा, 2 शेष बचा। आप यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ की कहानी है कि कोई संख्या है जिसको 3 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है। यही कहानी हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 195 बार है, वो संख्या पता नहीं है क्या है, p है। कितनी बार भाग गया पता नहीं, इसलिए x लिख दिया। शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 47 बच रहा है। अब ये जो p संख्या है वो आप वापस कैसे बढ़ाओगे? इसका गुणा करोगे, ठीक है, और उसमें आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है, और ऐसे प्रश्न में हमेशा ऐसा ही काम होता है। प्रश्न फेमस है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहले बैंकिंग में पूछा जाता था, पहले केवल बैंक के एग्जाम पूछा जाता था। आजकल आपको डी ग्रुप, एसएससी जैसे, जीडी जैसे एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो संख्या क्या बनी? संख्या बनी 195 x प्लस 47। भाग किसका दे रहे हो? 15 का। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लेना, इसमें तो 15 का भाग जा ही रहा है, और ऐसे सवालों में आपको ऐसी संख्या दी जाती है कि इस राशि में तो इसका भाग जाता ही है, सिर्फ इससे ही चेक करना है। 47 से आपने 15 को चेक किया, शेषफल कितना बच गया? शेषफल 2 बच गया। आपका सवाल आपके सामने मौजूद है, उसको हल करने का प्रयत्न कीजिएगा। अगले सवाल में आपको एक श्रेणी दी है, बात को ध्यान से सुनिए। अगले सवाल में क्या किया गया है? आपको एक श्रेणी दी गई है, लिखा गया है कि ट्रिक नंबर 43 ये है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, ऐसे करके इस श्रेणी को कंप्लीट किया गया है। ठीक है ना। अब बात को ध्यान से सुनना, इसका उत्तर निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1/d। 1/d का मतलब क्या है? d मतलब डिफरेंस, अंतर। 1/d, d का मतलब क्या है? डिफरेंस या अंतर लिखना है यहाँ पे। कौन सा अंतर? ये अंतर, ये बड़ा अंतर लिखना है आपको। ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको हमेशा यहाँ पे लिखना होता है। ऐसा लिख दिया, 1/1 माइनस 1/, अंतिम। कैसे? ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूँ। 1/d, इनका अंतर कितना दिख रहा है आपको? इनका अंतर कितना दिख रहा है? देखो ये नीचे 2 गुणा में राशियाँ लिखी हुई है, इस तरह की श्रेणी आपको मिलेगी, बीच में प्लस का निशान मिलेगा। फिलहाल तो इतना ही समझा सकता हूँ इसके बारे में, बाकी मैंने एक ट्रिक भी डाली हुई है, याद आ गया। 101 ट्रिक में, मेरी 101 ट्रिक जो सीरीज है उसमें मैंने इसके 5-6 सवाल एक साथ समझाए हैं, जहाँ पे आप ये थोड़ा बड़ा लेवल पे भी समझ सकते हो। ठीक है, कैसे होता है सब काम वो भी समझ सकते हो। फिलहाल आप ट्रिक लगा रहे हो, अंतर लिखना है इन दोनों के बीच का, सेम इन दोनों के बीच का। कितना दिख रहा है अंतर? 1 दिख रहा है। 1/, पहली संख्या लिखनी है, पहली मतलब ये पहली, ये नहीं, ये पहली कितनी है? 1।
और 1 बटा अंतिम लिखनी है, मतलब ये अंतिम लिखनी है। ये अंतिम कितनी है 100। बस यही काम हमेशा कीजिएगा जब भी आपको ऐसी श्रेणी मिले और ये बीच में आपको प्लस का निशान मिले तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए कितनी सरलता से आ गया उत्तर आपका। 1 बटा अंतर कितना है 1, 1 बटा पहली संख्या क्या है 1 प्लस 1 बटा अंतिम संख्या क्या है 100 और आपके सवाल का उत्तर आपके सामने। इसको करके चेक कीजिएगा आप इस सवाल को करके चेक कीजिएगा। देखिए ये भी फेमस परीक्षा में आया हुआ सवाल है और आप ये ट्रिक 5 सेकंड में कैसे इस सवाल को सॉल्व करती है चेक कीजिएगा। बात करते हैं ट्रिक नंबर 44 की। यहाँ लिखा हुआ है 17 की घात n माइनस 8 की घात n का गुणनखंड बताओ। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ये x लिखा हुआ है, मतलब कोई भी एक संख्या लिखी हुई है उसकी घात है, और ये कोई भी एक संख्या लिखी हुई है उसकी भी घात वही है। यदि इन दोनों की घात सेम है, क्या है, यदि इन दोनों की घात सेम है, ठीक है, तो हमेशा x माइनस वाई से ये भाज्य होगी, x माइनस वाई हमेशा इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ आप बात को ध्यान से समझिए, क्या लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है 17 की घात n, ठीक है साहब, माइनस 8 की घात n। घात क्या है, घात समान है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बीच में माइनस लिखा है, हाँ बीच में माइनस लिखा है, तो इसका मतलब 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना हो गया 9, 9 इसका क्या होगा, हमेशा एक गुणनखंड होगा। बात समझ गए होंगे। अगले सवाल को करके चेक कीजिएगा कि इस ट्रिक से अगला सवाल कैसे करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ेगा अगले सवाल में। लीजिए क्या है हमारी ट्रिक नंबर 45। ट्रिक नंबर 45 ये कहती है, बात को सुनिएगा ध्यान से, ट्रिक नंबर 45 ये कहती है कि 123 की घात लिखा है 127 प्लस 97 की घात लिखा है 127, इसका हमें गुणनखंड बताना है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, x की घात m प्लस y की घात m, यदि घातें समान और बीच में प्लस हो, क्या कहा, दो ऐसी राशियां लिखी हुई है जिनकी घातें समान हो। यहाँ लिखा है भैया x की घात m, बीच में लगा हो प्लस और y की घात m। जब ऐसा लिखा हो तो x प्लस y हमेशा इसका गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई होगी, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि x की घात 123 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 का गुणनखंड, एक गुणनखंड हमें बताना है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देख लीजिए। क्या भैया घातें समान है, हाँ घातें समान है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, ये हमेशा इसका एक गुणनखंड होगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। सवाल भी आपको एक दिया गया है, पिछले में भी आपने इसी तरह की एक ट्रिक सीखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली ट्रिक हमें कहती है कि आप इकाई का अंक बताइए। क्या कहती है, आप इकाई का अंक बताइए। बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। चलिए इकाई का अंक कैसे बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 43 17 की घात 932 और इसका हमें इकाई का अंक बताना है। सबसे पहली बात ये देखिएगा, जब भी कोई राशि का इकाई का अंक बताना हो तो यहाँ से पहला अंक ले लो, ले लिया सर 7, यहाँ से उसकी पीछे की 2 घात लिख लो, लिख लिया सर 32। पहला काम क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, चाहे ये संख्या भी ये होती ना, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक बताना है, तो सिर्फ इकाई का अंक ले लो, यहाँ से ले लिया सर, और यहाँ से 2 अंक ले लो, ले लिए सर। बात समझे कि नहीं समझे, इकाई का अंक कैसे बताते हैं हम। यहाँ से हमने क्या किया, 7 लिया, 1 अंक, और घात से पीछे के 2 अंक ले लिए 32। अब दूसरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, अगर ये घात 4 की गुणज है, अगर ये घात 4 की गुणज है तो यहीं पे उत्तर बता दोगे आप। अगर ये घात 4 की गुणज है, ये घात क्या है, 4 की गुणज है, 32 4 के पहाड़े में आता है, तो क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ अगर विषम संख्या है, विषम संख्या कौन सी, यदि 3 है, यदि 7 है, यदि 9 है, तो इकाई का अंक हमेशा 1 आने वाला है। क्या कहा मैंने, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि भैया, बात को सुनना ध्यान से भैया, 4n का मतलब समझे, 4 का गुणज, 7 की घात अगर 4 का गुणज है, 3 की घात यदि 4 का गुणज है और 9 की घात 4 का गुणज है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप कहोगे सर विषम संख्या में आपने 1 को क्यों नहीं लिया। अरे भाई 1 की तो कोई भी घात हो, इकाई का अंक वैसे भी 1 ही आएगा, ठीक है सर। आपने 5 को क्यों नहीं लिया, 5 इन सबसे अलग चलता है, 5 की कोई भी घात हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा, इसलिए 5 की टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की। यदि 2 की घात 4 के गुणज हो, यदि 2 की घात 4 की गुणज हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। यदि 4 की घात 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। यदि 6 की घात 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। यदि 8 की घात 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान रख सकते हो, 6 की कोई भी घात हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसलिए 6 के लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, 5 के लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे सवाल पे आ जाओ,
7 की घात 32, 7 की घात 32 मतलब 4 के पहाड़े वाली है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 की, 7 की और 9 की घात जब 4 के पहाड़े वाली होती है तो इकाई का अंक 1 होता है। लीजिए अगली ट्रिक की बात करी जाए, आगे लिखा हुआ है 2 की घात 90, क्योंकि मैंने कहा यहाँ से 1 लेना और यहाँ से 2 घात लेना। अब घात 4 के पहाड़े वाली है क्या, नहीं है, तो जब घात 4 के पहाड़े वाली नहीं हो तो 4 के पहाड़े से कितनी ऊपर है उसको ले लो, कहानी खत्म। क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि सर 4 का पहाड़ा कहाँ तक आता है, अरे भाई 4 के पहाड़े में 40 आता है, फिर 80 भी आता है, 80 और 4 84 आता है, फिर 88 आता है, मतलब 88 तक 4 का पहाड़ा आता है, तो 88 तक छोड़ दो, बाकी ले लो। तो बाकी क्या ले लूँ, इसे लिख दूँ 2 की घात 2। स्टेप समझे, पहला स्टेप क्या था, पहला हमने 2 की घात 90 लिखा, इसमें से 4 का पहाड़ा कहाँ तक आता है, 88 तक आता है, तो 88 तक छोड़ के बाकी ले लो। तो बाकी आपने ले लिया 2 की घात 2, और 2 की घात को आप क्या लिखोगे, 2 को 2 गुणा 2, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। ये आपने सवाल हल कर लिया। एक सवाल आपका सवाल आपके लिए छोड़ा है, वो भी आप हल करना, देखना। समय मिलेगा जीवन में तब इन बातों को धीरे धीरे भी समझेंगे, लेकिन आज हमारा टारगेट है 60 मिनट 60 ट्रिक्स। मैं कौन हूं बताया ना, मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौर। चलिए आगे बढ़िए। 17 की घात 200 को 18 से भाग देना है। यहां पर जो ट्रिक है वो व्यवहार है, यहाँ जो ट्रिक है वो व्यवहार है। कैसे लगाना है, ध्यान से सुनना। इसको 18 बनाने की कोशिश करो, ध्यान से देखो आप क्या करोगे भाई। 17 की घात लिखा हुआ है 200 और भाग देना है 18 से और ज्ञात करना है शेषफल। इसे आप 18 बनाने की कोशिश करो तो कैसे, 17 को आप 18 - 1 लिख सकते हो भाई। 17 को आप क्या कर सकते हो, 18 - 1 लिख सकते हो। 18 - 1 की बट्टा में 18 लिखा है और घात में कितना लिखा है, घात में सर 200 लिखा है। अब इस 18 को भूल जाओ, -1 को याद रखो। -1 की घात 200 है और बट्टा में कितना लिखा है, 18 लिखा है। अब माइनस की घात अगर सम होती है, आपको इतना पता होना चाहिए कि माइनस की घात अगर सम होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सम मतलब उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल के लिए 2 लिख लो, कोई भी उदाहरण ले सकते हो। उदाहरण के लिए 2 लिख दिया। माइनस की घात अगर सम है तो -1 × -1 गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इसका मतलब माइनस की घात अगर सम होगी तो उत्तर किस में आएगा, उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ -1 की घात 200 से क्या आ गया, 1/18, और 1/18 का मतलब आपका शेषफल कितना हो गया, आपका शेषफल 1 हो गया। ये मेथड आपको इसमें काम में लेना है। बात समझ में आ गई होगी। आपका सवाल जरूर कीजिएगा। बात करता हूँ ऐसे ही एक अन्य सवाल की। हमारी ट्रिक नंबर 49 भी व्यवहार है। कैसे, ध्यान से देखिए। आज लिखा हुआ है 17 की घात 199 और बट्टा में लिखा हुआ है 18। क्या लिखूंगा इसे लिखूंगा 18 - 1 की घात 199 और बट्टा में लिख दूंगा 18। आज देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखूंगा, -1 की घात 199 और बट्टा में लिखा है 18, तो यहाँ से आएगा -1/18 और -1/18 कितना हो गया, 17। तो शेषफल भाई -1/18 का मतलब समझे आप, -1/18 का मतलब समझे कि जब आप 18 से भाग दे रहे हो तो -1 शेषफल बच रहा है। देखो -1 शेषफल बचने का मतलब होता है 17 शेषफल बचना। -2 शेषफल बचने का मतलब क्या होता है कि 16 शेषफल बचना। ये कहानी है, समझे। ये कार्य आपको इसमें करना था। यहाँ विशेष बात ये थी कि जब आपने -1 की घात विषम लगाई, तो अगर आपने विषम घात लगाई है, उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लीजिए कि -1 की घात अगर आपने 3 लगाई है, तो जब आप लिखोगे -1 गुणा -1 गुणा -1, तो जहाँ तक सम है वहाँ तक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बचेगा, 1 माइनस बच जाएगा। तो -1/18 से शेषफल क्या आएगा, 17 शेषफल आएगा। ये व्यवहार आप इसमें लगा सकते हैं। हम बात करते हैं आज की हमारी ट्रिक नंबर 50। तो देखिए आज की हमारी ट्रिक नंबर 50 क्या है। 17 की घात 200 में 16 का भाग दीजिए आप। तो आप देखिए जरा ध्यान से, आप क्या लिखोगे। देखो सब प्रश्न थोड़े थोड़े अलग है, इसलिए इनकी अलग ट्रिक बनाई है, मतलब व्यवहार के रूप में समझा रहा हूँ मैं तो, लेकिन समझना कि क्या अलग है, क्यों सर ने अलग अलग लिए हैं। इसे आप लिखोगे 16 + 1 की घात 200। क्यों, क्योंकि मुझे 16 का भाग देना है, तो मुझे यहाँ 16 दिखाना है। 16 दिखाऊंगा तभी तो ये गायब हो जाएगा। क्या बचा, इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसा क्यों होता है, कभी जीवन में समय मिलेगा तो बताएंगे। 1/16 और 1/16 का मतलब प्लस में, इसका मतलब 1 क्या है, 1 शेषफल है। बात करी जाए ट्रिक नंबर 51 की। ट्रिक नंबर 51 क्या दिखाता है, ट्रिक नंबर 51 जो है ये आपको बार हटाना सिखा रही है। क्या सिखा रही भैया, आपको ये बार हटाना सिखा रही है। तो यहाँ से जिस भी बच्चे को बार नहीं हटाना आता हो, वो बार हटाना यहाँ से सीख लेना।
कि सर बार लगाए, आगे बार तो ट्रिक में पहले सीख लिया था, अब पीछे बार लगाओ तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ये राशि क्या लिखी हुई है, ये राशि लिखी हुई है 2.125। मैंने एक उदाहरण में ही पूरा बार हटाना सिखा दूंगा। आप चाहें तो बेसिक लेवल का हर एग्जाम में बार हटा के प्रश्न हल कर सकते हैं, ध्यान से समझ लेना। पहला नियम क्या है बार हटाने के लिए, जितनी संख्या है उतनी बार नो लिखें। कहाँ, जितनी संख्या पर बार है हर में उतनी बार नो लिख दीजिए। यहाँ कितनी संख्या पे बार दिख रहा है, पहला नियम देखो, जो बार हटाने का नियम है वो ट्रिक के रूप में लाया हूं मैं। कितनी संख्या के ऊपर बार है, सर यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 नो लगा दिए बट्टा में। समझे पहला नियम क्या है, पहली बात क्या है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बट्टा में नो लगाओ, लगा दिए सर। दूसरी बात क्या है, दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या से हर में शून्य लगाओ। भाई 10, यहाँ ऐसी कोई संख्या दिख रही है क्या, बात को ध्यान से सुनना। ये लिखा है 2.125, दशमलव के बाद आपको ऐसी कोई संख्या दिख रही है क्या जिसके ऊपर बार नहीं है? हाँ सर, दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी दिख रही है जिसके ऊपर बार नहीं है। देखो इसके लिए तो हमने बट्टा में क्या लिख दिया, 2 नो लिख दिए, क्योंकि 2 संख्या बार में थी। अब दशमलव के बाद मुझे एक संख्या दिख रही है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसी जितनी संख्याएं दशमलव के बाद दिख जाए जिनके ऊपर बार नहीं है उनका आप 0 लगा दीजिएगा। सर 0 लगा दिया, ये दूसरा नियम भी पूरा। अब तीसरी शर्त, अब ये लगाने के बाद जो बिना बार वाली संख्या दिखे, बिना बार वाली संख्या को बार व पॉइंट हटाने के बाद हटाओ, मतलब बिना बार वाली को हटा दो। कहने का मतलब समझो, देखो तीनों रूल एक साथ लगा के दिखा रहा हूं। इसको क्या करना है, 2 1 2 5 था, 2 5 पे बार था तो 2 बार नो लगा दिया, ठीक है। दशमलव के बाद बिना बार वाली एक संख्या है इसलिए 1 0 लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, अब आप सोचना है कि पॉइंट हट गया, अब आपका पॉइंट हट चुका है, तो पॉइंट हट जाए तो आप ये सोचना कि बिना बार के कौन बचा है, पूरा बिना बार के कौन बचा, बिना बार के कौन बचा भैया, बिना बार के 21 बचा। इस 21 को हमने क्या किया, इस संख्या में से घटा दिया और संख्या को इस तरह से लिख दिया, फिर आप उसे सरल कर लीजिए तो उत्तर आ जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। यहाँ पर एक आपका सवाल भी छोड़ा गया है, इसे भी आप जरूर हल करें, ठीक है ना। आपके सवाल को भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिक नंबर 52, अंक 2 अंक की संख्या, अंक कहां से, अंक से कैसे शुरू हो गया, 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के अंकों को बदलने से बनने वाली संख्या, इस अंक को हटा दीजिए। 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के अंकों को बदलने पर बनने वाली संख्या का योग 121 हो तो संख्या के अंकों का योग बताओ। आपने सुना होगा ना ऐसा सवाल कि 2 अंकों की संख्या है, आपको पता होना चाहिए। जब 2 अंकों की संख्या होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 10x + y लिखते हैं संख्या को। कब, जब y इकाई का अंक हो, y क्या हो, इकाई का अंक हो, y क्या हो, इकाई का अंक हो, और x क्या हो, दाई का अंक हो। तो एक 2 अंकों वाली संख्या को आप लिखते हो 10x + y। बेसिक बाद में समझाऊंगा, ये बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बतानी मुझे। तो अंक बदलने पर क्या बनेगा, 10y + x बनेगा। इसका भी आपके पास एक उदाहरण है, मैंने इसकी भी आपको एक ट्रिक दी है। मैंने क्या कहा, इसका भी एक उदाहरण है, इसकी भी एक ट्रिक मैंने आपको दी है, याद होगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये भी आप 101 ट्रिक सीरीज में देखिएगा एक बार, 101 ट्रिक सीरीज में इसको ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा। फिलहाल बात यह है, यदि एक 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, और उसके अंकों को बदलने वाली संख्या है, उन दोनों का योग दे दे आपको कि भैया एक 2 अंकों की संख्या है 10x + y, ये 10x + y नहीं देगा, ये कुछ कोई संख्या देगा, और उसके अंकों को बदलने से बन रही है 10y + x, ठीक है। और इनका अगर आपको योग दे देवे और अगर आपको अंकों का योग पूछ ले हो तो क्या करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, ये रही आपकी ट्रिक, बस सिंपल सी ट्रिक है। मैं कह दूं एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को बदलने पर बनने वाली संख्या है, उसको दोनों को जोड़ो तो 132 आ रहा है, तो अंकों का योग बता दो, x और y का, जो उसमें अंक शामिल है उनका योग बता दो। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, अंकों का योग होता है 11x + y को आप इसके बराबर रख दोगे, किसके, अंक बदलने पर बनने वाली संख्या और उस संख्या के योग के, तो अंकों की संख्या बन जाएगी सिंपल सी, क्या आ गई, x + y = 11। समझे। अब मैं एक सवाल बोल रहा हूँ जिससे आपको ये बात कंठस्थ हो जाए। एक 2 अंकों की संख्या, ठीक है, क्या कहा, एक 2 अंकों की संख्या और अंकों के परस्पर बदल जाने से बनने वाली संख्या का योग अगर 165 है तो इसके अंकों का योग बताओ। योग कितना है इनका, 165। किसका, एक 2 अंकों की संख्या का प्लस अंकों के बदलने पर बनने वाली संख्या का योग कितना है, 165 है। तो इसके अंक जो है, इसके अंदर x और y जो अंक है उनका योग कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है सर, ऐसे लिख दूंगा 11x + y बराबर कितना है, 165 है। तो x + y का मान कितना होगा, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 15 होगा। ये कार्य आपको सिखाया मैंने।
अगली ट्रिक हमारी क्या कहती है, हमारी ट्रिक नंबर 53 कहती है एक दो अंकों की संख्या तथा परस्पर अंक बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर यदि 45 हो, जैसे वहाँ योग दिया हुआ था वैसे यहाँ अंतर दिया हुआ हो, और अगर आपसे अंकों का अंतर पूछ लेवे तो 9x माइनस वाई को इसके बराबर रख देना है। क्या कहा सवाल ने, सुनना। सवाल ने कहा माना कि एक दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, ठीक है सर, और अंक बदलने से क्या बनेगा, अंक बदलने से बनेगा 10y प्लस x। इनका यदि आपको अंतर दिया हो, ये अगर इनका आपको अंतर दिया हो, सवाल कह दे एक दो अंकों की संख्या और अंकों के बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर कितना है, 45 है, तो आप अंकों का अंतर बताओ। किसका अंतर बताओ, आप अंकों का अंतर बताओ। तो आप क्या करोगे, 9x माइनस वाई के बराबर लिख दोगे। इसे आपने क्या लिख दिया, 9x माइनस वाई बराबर आपने कितना लिख दिया, 45 लिख दिया। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपके सवाल का जवाब है। यदि ये कह देता एक दो अंकों की संख्या और अंकों के परस्पर बदल जाने से बनने वाली संख्या का अंतर यदि 72 है तो संख्याओं का अंतर बताओ, तो आप क्या करते, 9x माइनस वाई को 72 के बराबर रखते, तो x माइनस वाई कितना हो जाता, 8 हो जाता। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हमारी ट्रिक नंबर 54 क्या है, ध्यान से देखिए। हमारी ट्रिक नंबर 54 है कि 1 से 100 तक के गुणनफल में दाईं ओर से शून्यों की संख्या बताओ। मतलब अगर आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा में लिखते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे करते 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 आप गुणा तक 100 तक लिखा आपने, तो आपको कहा कि इसमें इससे एक बड़ी सी राशि आएगी। आप इतनी सारी संख्याओं को गुणा करोगे तो एक बड़ी सी राशि जो आएगी, उस बड़ी सी राशि के दाईं ओर कितने शून्य लगेंगे, आपको यहाँ कितने शून्य लगे हुए मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सी कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको देखने हैं शून्य किससे बनता है भैया, शून्य बनता है 5 और 2 से। किससे, 5 और 2 के गुणा होने से। इनमें से जितने जो कम होगा उतने शून्य बन जाएंगे। वो शून्य को डिसाइड करेगा, वो क्या करेगा, उस शून्य को डिसाइड करेगा। जैसे आपको पता है ना, जब आप 1 से 100 तक गिनती में लिखोगे तो 2 तो बहुत बार आएगा, 5 उससे कम बार आएगा, और शून्य बनने के लिए 2 और 5 चाहिए। तो जितनी बार 5 आएगा, क्या कहा, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार शून्य बन जाएंगे, क्योंकि 2 तो खूब ज्यादा आ जाएगा ना, 5 तो कम आएगा। आप खुद सोचो, 2 4 6 8 10, इसमें सब 2 कितनी बार घुसा हुआ है, 4 के अंदर 2 बार घुसा हुआ है, 6 में 8 में 2 3 बार घुसा हुआ है, 16 में तो 2 4 बार घुसा हुआ है। लेकिन 5 बेचारा 5 पे आया, फिर 10 पे आया, फिर 15 पे आया, फिर 20 पे आया, फिर 25 पे आया, तो 5 कम है ना। तो हमें देखना है कि 5 कितनी बार आएगा। जब आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा में लिखते हैं, इसमें 5 कितनी बार आएगा, उसको डायरेक्ट देखने का तरीका क्या है, वो ये है, ध्यान से देखिए। 100 में आप 5 का भाग दीजिए, कितना आया, 20। फिर आप इस 100 में 5 की घात 2 इस 100 में आप 5 की घात 2 का भाग दीजिए, कितना आया, 4। फिर आप इस 100 में 5 की घात 3 का भाग दीजिए। क्या सर जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, अरे भैया ये तो 100 है और 5 की घात 3 क्या होता है, 125, जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब इसको तो हम कर नहीं सकते, यहीं को कर सकते हैं। यहाँ से हमने 20 निकाला, यहाँ से हमने 4 निकाला, तो 5 कितनी बार आएगा, 5 24 बार आएगा। तो शून्य भी कितनी बार आएंगे, शून्य भी 24 बार आएंगे। बात समझ गए होंगे। इसका एक और तरीका जो बच्चे काम में लेते हैं, और वो ये है कि सर 100 है, ठीक है भैया, इसमें 5 का भाग दे दिया सर, कितनी बार गया, 20 बार गया, ठीक है सर। अब ये 20 आया, हाँ, इसमें भी 5 का भाग दे दिया सर, कितनी बार गया, 4 बार गया सर, ठीक है। अब ये 4 आया, इसमें भी 5 का भाग दे, अरे सर 4 में तो 5 का भाग जाता ही नहीं, तो छोड़ दे भैया इसको। यहाँ कितनी बार गया, 20 बार, यहाँ कितनी बार गया, 4 बार, दोनों को जोड़ दे, कितनी बार गया, 24 बार। तो जब आप 1 से लेकर 100 तक की गुण संख्याओं को गुणा करोगे तो दाईं ओर कितने गुणे आएंगे, कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। यह तरीका, यह ट्रिक। बात करते हैं आज की हमारी ट्रिक नंबर 55 की, जो कि एक बहुत ही फेमस सवाल है, और इसमें भी बहुत सारे सवाल करा रहा हूं, ध्यान से देखना। वर्गमूल में लिखा हुआ है 12 प्लस, फिर वर्गमूल में लिखा हुआ है 12 प्लस, फिर वर्गमूल लिखा हुआ है 12 प्लस, ऐसा अनंत तक चल रहा है। पहले तो इस प्रश्न को समझिए, ट्रिक लगाने से पहले इसको सीख लीजिए ध्यान से। पहली बात तो बीच में प्लस हो, ऐसे रूट में लिखे हुए हो, ठीक है सर। देखो क्या होता है, परीक्षा में 2 तरह के सवाल आते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है
कि कौन से में क्या करना है, इसलिए नियम बता रहा हूं कि याद रखना कि किस में क्या करना है। सुनना ध्यान से। यदि बीच में प्लस हो, हाँ सर बीच में प्लस है, रूट तो लगा हुआ होना चाहिए, रूट 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 रूट, ठीक है। बीच में प्लस हो, हाँ सर प्लस है। संख्याएं अनंत तक जा रही हो, हाँ सर संख्याएं अनंत तक जा रही हो, तो आप करो इसके दो क्रमागत गुणनखंड, दो लगातार गुणनखंड करो इसको। हाँ सर मेरे पास 12 है, इसके कर दो दो क्रमागत गुणनखंड, कर दिया भैया। 3 × 4 ले ले बड़ा बड़ा, वो हो जाएगा तेरा उत्तर। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 4, ये आ गया आंसर। कितनी सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है ना। आगे बढ़ के देखते हैं, आपका सवाल जरूर कीजिएगा। ये देखिए वही आपका रूट, फिर वापस रूट में, फिर वापस रूट में, ऐसे चलता जा रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है। बीच में क्या हो, माइनस हो, है सर यहाँ पर। संख्याएं अनंत तक जा रही है, हाँ सर अनंत तक जा रही है, तो कीजिए दो क्रमागत गुणनखंड। ये सर 12 है, इसके दो क्रमागत गुणनखंड दिए 3 × 4। बीच में भैया क्या है, माइनस है, तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। तो x का मान कितना होगा, x का मान 3 होगा। बात करते हैं अगली ट्रिक की। सर ये रूट में लिखा हुआ है, ठीक है सर, बीच में प्लस लिखा हुआ है, ठीक है सर, अनंत तक जा रहा है, ठीक है सर, पर 7 के दो क्रमागत टुकड़े नहीं हो रहे हैं सर। कि सर अगर यहाँ पे 6 होता ना, तब तो 6 के दो क्रमागत टुकड़े कर देते, समझे। कि अगर यहाँ 6 होता तो हम उसे लिख देते 3 दूनी 6, और बड़ा वाला टुकड़ा क्यों, क्योंकि प्लस वाला है, 3 को लिख देते उत्तर। कब, जब यहाँ 6 लिखा होता, उसके दो क्रमागत टुकड़े हो जाते। इसके दो क्रमागत टुकड़े हो रहे हैं क्या भैया, इसके दो क्रमागत टुकड़े नहीं हो रहे हैं। तो बात को ध्यान से सीखिए। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये आपका उत्तर होगा, और उत्तर क्या होगा, 1 प्लस, ध्यान से सुन लो, 1 प्लस वर्गमूल के अंदर 1 + 4a। ए कौन है, ये अंदर कौन विराजमान है, ये a है, समझे आप ध्यान से। बट्टा में क्या लिखना है, बट्टा में 2 लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, a की जगह 7 लिखिए, 1 + a की जगह 7 लिखा आपने, तो 4a 7 × 28 1 29, 1 + √29/2, तो 1 + √29/2 क्या आ गया, आपके सवाल का जवाब आ चुका है। इसमें आगे और भी मैंने मेहनत करी है कि अगर √29 भी आप अगर निकालना चाहो तो √29 निकाला 5.4, कैसे आया √29 5.4 कैसे आया, सीखिएगा। कैलकुलेशन ट्रिक में जाइएगा और कैलकुलेशन ट्रिक में सीखिएगा कि कैसे 5 सेकंड में हम √29 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। वो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक में सिखाया है, वो जरूर देख लीजिएगा। आनंद ही आनंद है जीवन में अपने। ट्रिक क्या है, 1 प्लस वर्गमूल में 1 + 4a, ए कौन है, ये अंदर जो विराजमान है। अरे कब लगानी है सर ये ट्रिक, अरे भैया बीच में दिखे प्लस, हाँ सर, ऐसे रूट वाले सवाल हो, ठीक है सर, बीच में प्लस हो, ठीक है सर, और अनंत तक जा रही हो, बहुत ही ठीक है सर, तो ये ट्रिक लगा देना भैया। अगली ट्रिक बात की जाए, आज की ट्रिक नंबर 58 की बात कर रहे हैं। लिखा है x बराबर, सर रूट जा रहे हैं, जाने दे भैया, बीच में माइनस लगाया सर, लगा होने दे। अरे सर अनंत तक जा रहे हैं, जाने दे, कर दे दो क्रमागत गुणनखंड। अरे सर कैसे कर दें, अगर 12 हो तो 4 और 3 लिख देवे, और 3 को लिख देवे उत्तर। अभी तो आपने ट्रिक सिखाई थी। क्या सर अगर 72 होता तो मजा ही आ जाता, क्यों सर, इसे लिख देते 9 आटा की 72, बीच में माइनस है, छोटे वाले को उत्तर बता देते, बीच में प्लस है तो बड़े वाले को उत्तर बता देते। लेकिन आज यहाँ पर क्रमागत गुणनखंड इसके हो नहीं सकते। 8 के 2 लगातार टुकड़े, मतलब 2 ऐसी राशियाँ जो लगातार आए और उनको गुणा होने से 8 हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ क्या ट्रिक लगेगी, पिछली ट्रिक से बहुत थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखिए। यहाँ माइनस का 1 लिखिएगा, बाकी काम वही करना है, प्लस वर्गमूल में लिखना है 1 + 4a, और बट्टा में क्या लिखना है 2, वही का वो काम किया। ध्यान से देखिए, a की जगह कौन आया है, a की जगह आज कौन विराजमान है, a की जगह 8 विराजमान है। 8 × 4 = 32 और 1 33, -1 प्लस वर्गमूल का 33/2, और मैंने कहा है तुम -33 का भी वर्गमूल कर सकते हो 5 सेकंड में। मैंने ही तो सिखाया है कैलकुलेशन ट्रिक में, जाके देख लेना। और जिसने नहीं देखी है अब जाके देख लो भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज को भी जल्दी ही पूरा करूंगा, 20 तक पहुंच चुका हूं, मंडे से वापस लाऊंगा, उसमें वीडियो 30 बनाऊंगा, और हर परीक्षा में वो काम आती है अगर आपकी सीखने की इच्छा हो तो। बात करते हैं ट्रिक नंबर 59 की। कहानी जरूर खत्म नहीं है, वर्गमूल वाली कहानी, ये रूट वाली श्रृंखला वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई भैया। कहानी में ट्विस्ट अभी भी है कि देखो सर 7 गुणा, इस बार वर्गमूल में 7 लिखा है सर, बीच में गुणा का निशान है सर, अनंत तक जारी है सर। अरे तो ये उत्तर है, ये ए भाई साहब ही उत्तर है, आज यही आंसर है। क्या सर कब, भैया रूट वाली श्रेणी है सर, अनंत तक जारी है सर, बीच में गुणा है, हाँ सर गुणा है, तो क्या करो भैया इस 7 को ही लिख दो उत्तर। तो यही उत्तर है भैया, यही आपका उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं
आज की हमारी फाइनल ट्रिक नंबर 60 की मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों तक ये सभी ट्रिक्स पहुंचा देना। अगर आप गणित से ज़्यादा जुड़े हो तो, कम जुड़े हो तो, अगर जुड़े हो तो खुद पढ़ लो, नोट्स बना लो, डाउनलोड कर लो, सीख लो, आपकी इच्छा। नहीं जुड़े हो तो अपने भाई, मित्र, बंधु, सखा को भेज दो, उसका भला हो जाए, ठीक है ना। अगर अपने पास क्या दे रखा है, ध्यान सुनना बात को, अगर अपने पास दे रखा है x इक्वल टू ये संख्या रूट वाली श्रेणी है सर, चलने दे भाई। अनंत तक जा रही है, जाने दे भाई। बीच में गुणा है सर, हाँ भाई। नहीं सर, आज अनंत तक नहीं जा रही है। अगर अनंत तक जा रही होती तो इस ए को ही तो उत्तर लिख देते। ट्रिक नंबर 59 में तो सीख क्या है, तो आज क्या है सर, तो आज ये है n तक जा रही है, कहीं जाके रुक गई है। अच्छा, रुक गई है, n तक का मतलब समझे? मतलब समझने के लिए उदाहरण को देख लो। √6 गुणा √6 गुणा √6 गुणा √6 गुणा √6, रुक गई भैया, अनंत तक नहीं जा रही है। अगर अनंत तक जा रही हो तो 6 उत्तर हो जाता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो बीच में गुणा का चिन्ह हो, है सर, संख्याएं सीमित हो, सीमित है सर, तो आप क्या करोगे, ए, ये भाई साहब ए है, इनकी घात लगाओगे 2 की घात n माइनस 1, n ऊपर है, 2 की घात n माइनस 1 बटा में 2 की घात n। कंफ्यूज नहीं हो इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। ए कौन है भैया, 6 है सर। अब बटा में क्या लिखना है, 2 की घात n लिखना है। n मतलब कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो 2 की घात 5 लगा दो, तो 2 की घात 5 कितना हो गया, 32 हो गया भाई। 2 की घात 5 तो पता है ना, 2 की घात 5 कितना होगा, 32 होगा। तो 6 की घात बट्टा में तो लिख दो 32 और ऊपर इससे एक कम लिख दो 31। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। समझे कि नहीं समझे? बहुत सिंपल सी बात है, एक बार वापस सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या रूट वाली श्रेणी है, ठीक है सर। बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है सर। संख्याएं सीमित है, ठीक है सर, संख्याएं सीमित है, रुक गई। तो क्या करना है, ए कौन, ये जो भाई साहब अंदर विराजे हैं ये ए है। इनकी घात लिख देना है 2 की घात n, और जो भी ये मान है इसमें से 1 घटा देना और इसके बटा में लिख देना 2 की घात n। समझे? यहाँ 6 था a की जगह, ठीक है सर। 2 की घात 6 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो 2 की घात, ये 6 की घात क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इस 6 की घात लिख रहा हूँ। 2 की घात कितना, 5, कितना आया 32, इससे 1 कम करके ऊपर लिख दो 31। ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 60। तो ये थी आपकी 60 मिनट 60 ट्रिक की सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात, आप लोगों को कहानी, आप लोगों को किस्सा समझ में आया होगा और मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी एफर्ट अच्छी लगी है, हाथों हाथ फीस दे दीजिए, हाथों हाथ गुरु दक्षिणा दे दीजिए और अपने मित्रों तक इसे पहुंचा दीजिए। पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे, ठीक है ना। अपने मित्रों तक इसे पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और आपका जो ये चैनल है इसे विशिष्ट बनाइए ताकि बाकी के गुरुजन हैं वो भी आपके लिए ऐसे ही प्रयास कर सके। मिलते हैं, धन्यवाद।